स्लो कैसे चल रहा है? ओके। Okay, dear students, so let's start. Starting the very important part of this chapter. In the previous class, we have studied about the function of acrosomes and we have studied the. Okay, so let's start today's important part of this chapter. In the previous class, we have discussed about the reproduction in human males. Okay, और human reproductive system के बारे में पढ़ा था. Today we are going to study the reproduction in human females में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे. So female reproductive system. Female reproductive. सर जी बोलिए बेटा. सर आपने नोट्स भेज दिए क्या थे क्या? यार आई फॉरगॉट बेटा, सॉरी फॉर दैट. लेकिन इस बार मैं आज भेज दूंगा. ओके, यस सर. डोंट वरी अबाउट इट. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं हम लोग. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो है उसके अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं और कुछ ग्लैंड्स होते हैं. ग्लैंड्स एक कोई भी, मैंने बोला कि कोई भी ऐसा पार्ट हो सकता है जो कि मेनली जो रिप्रोडक्शन, अगर मैं बोलूँ तो ग्लैंड कोई भी एक ऐसा पार्ट हो सकता है, एक मिनट, जो कोई भी लिक्विड निकालने की कैपेबिलिटी रखता है उसको हम लोग ग्लैंड्स बोलते हैं. ठीक है, वी कंसीडर्ड इट एज अ ग्लैंड. तो ग्लैंड कोई भी एक ऐसा पार्ट हो सकता है जो कि, एक मिनट, हाँ ठीक है, कोई भी ऐसा पार्ट हो सकता है जो कि जनरली कोई लिक्विड निकालने की कैपेबिलिटी रखता है, उसको हम लोग ग्लैंड कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो फीमेल में जनरली ओवरीज जो होती हैं वो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर या ग्लैंड्स होता है उसके अंदर, मतलब ग्लैंड होते हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी टू सिक्रीट समथिंग. ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो लिखना शुरू करते हैं. ह्यूमन फीमेल्स, देखो, इन द ह्यूमन female reproductive system, there are some organs, कुछ organs होते हैं and glands, और कुछ glands वहां पर होते हैं. सबसे पहला जो important gland होता है that is the, वो होता है बेटा, that is the ovary. क्या होता है? ovary. ठीक है, ह्यूमन ओवरी, जैसे टेस्टिस हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन फीमेल्स में, इसी तरह से ओवरी जो होता है, सॉरी ह्यूमन मेल्स में, इसी तरह से फीमेल्स में ओवरीज होती हैं. ओवरीज एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है जो कि आलमंड शेप, बादाम जितना शेप की होती है, और ठीक है, आलमंड शेप होती है, और ये हेल्प करती है हमें मतलब किसी भी, मतलब इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं या जो ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जो हार्मोन्स हो गए तुम्हारे या ओवम हो गया, उसको निकालने में हेल्प करती है. अब ये कैसे हेल्प करती है, चलो उसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना. ओके, इसको ऑफ ही कर देता हूँ. तो सबसे पहले जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो ओवरी होती है, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैं ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरह से होता है. ठीक है, और उसमें ऐसे कुछ ऐसा. ठीक है, और यहाँ पर होती हैं दो आलमंड शेप ओवरी. ठीक है, जो कि ओवरीज जिसको हम लोग बोलते हैं. सभी को ध्यान से समझना है चैप्टर को. ठीक है, अब ये जो ओवरी होती हैं इसको जरा मैं बड़ा करके बना देता हूँ यहाँ पे, और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ. तो ये जो ओवरी है, दिस ओवरी, ये जो ओवरी है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ.
ध्यान से समझिएगा सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये जो ओवरीज होती हैं दे आर नॉट, मतलब मैंने बताया था कि प्यूबर्टी की एक एज होती है, उस एज पर आकर के हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। उससे पहले हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं हमारे वो एक पर्टिकुलर एज पर आकर के एक्टिव हो जाते हैं और इसी को हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं। तो जब एक गर्ल, बेबी गर्ल होती है, छोटी बच्ची, उसके पास उसकी मदर से एक कुछ स्पेशलाइज्ड सेल मिलते हैं ओवरीज में, और उनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ओसाइट्स। व्हाट वी कॉल देम, बोलो क्या बोलते हैं? प्राइमरी ओसाइट्स, क्या बोलते हैं बोलो? प्राइमरी ओसाइट्स। प्राइमरी ओसाइट्स। ये जो प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं कुछ फिक्स नंबर में होते हैं और ये एक फीमेल गर्ल्स के अंदर उनकी मदर से उनको मिलते हैं। ठीक है, फिक्स नंबर में होते हैं, एक खत्म हो जाएंगे तो फिर दोबारा से प्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ओसाइट्स। ओके, वी कॉल देम प्राइमरी फॉलिकल भी बोल सकते हैं या फिर प्राइमरी ओसाइट भी इनको बोल सकते हो, प्राइमरी ओसाइट्स। ठीक है, जब प्यूबर्टी की एज आती है, यानी कि जब एक गर्ल इज कैपेबल ऑफ टू गिव बर्थ टू अ यंग वंस, तो इसमें से एक प्राइमरी ओसाइट्स क्या करता है, इट स्टार्ट मैच्योरिटी। तो एक प्राइमरी ओसाइट इसमें से आएगा और आने के बाद वो मैच्योर करना शुरू करेगा अपने आप को। इट विल स्टार्ट मैच्योरिटी, वो मैच्योर करना शुरू करेगा। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से वो अपने आप को मैच्योर करना शुरू करता है। ठीक है, फिर और बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, और एक 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 तरह के उसके अंदर, मतलब एक फॉइल के अंदर, ये इसके अंदर जो है वो एग सेल है, और ये हमारे पास हम बोलेंगे कि एक स्पेशल फॉलिकल डेवलप हो जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ये हमारे पास जो है ये एग सेल है, एग बोल सकते हो, या ह्यूमन फीमेल का जो ओवम होता है उसको बोल सकते हो। तो दिट इज फीमेल एग, एग, ये फीमेल एग है, और ये इसके जिसके अंदर ये फीमेल एग है इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं? ग्राफियन, ग्राफियन, we called it ग्राफियन फॉलिकल, फॉलिकल। उसके बाद ये और ज्यादा मैच्योर हो जाएगा पूरा फुल, कुछ इस तरह से। इसमें ये एग सेल है और ये ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल है। फिर क्या होता है बेटा, ऑन द 15th डे, सॉरी 10th डे, 10 दिन बाद, ठीक है, जिस दिन से ये मैच्योर होना शुरू हुआ था, ठीक है, उसके 10 से 12 दिन बाद ये रिलीज हो जाता है। इट इज रिलीज्ड, मतलब ये बाहर आ जाता है, इस ओवरी से बाहर आ जाएगा। और ऑन द 15th डे दिस ग्राफियन फॉलिकल, ये जो हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल है ये रैप्चर कर जाएगा। ठीक है, और रैप्चर होने के बाद कुछ इस तरह से इट विल गेट रैप्चर्ड, और इसमें जो एग था वो रिलीज हो जाएगा। द एग इज रिलीज्ड इन द फीमेल फीमेल्स, दिस इज द एग, या इसको तुम ओवम बोल सकते हो, ओवम, और द फीमेल एग, फीमेल एग, ये रिलीज हो जाता है ओवरी से। और बाद में ये जो रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है जिसको हम लोग बोलेंगे रैप्चर्ड, रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, ये जो रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है बेटा ये इसमें आ जाएगा, और उसके बाद, ठीक है, ये एक छोटा सा ग्लैंड बना देता है, इट फॉर्म अ ग्लैंड। ठीक है, कुछ टाइम तक ये ग्लैंड रहता है, ये रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल कुछ एक तरह का स्पेशल ग्लैंड बना लेता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटिनम। इट फॉर्म अ ग्लैंड कॉल्ड कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम, ये रेस्पॉन्सिबल होता है फीमेल्स में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की सिक्रीशन करने के लिए। यानी फीमेल्स में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता है वो इसी की वजह से होता है। समझ आया? समझ आया? तो मैं फिर से समझाता हूं कि क्या होता है कि ओवरी के अंदर कुछ प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं
जो पहले से ही मदर्स व्हेन अ गर्ल चाइल्ड गर्ल इज टेकिंग, या हम बोलेंगे कोई भी बेबी गर्ल की बर्थ होती है तो उसके पास ये प्राइमरी ओसाइट्स ओवरीज में पहले से होते हैं। जब एक गर्ल अपनी प्यूबर्टी की एज पर पहुंच जाती है तो उस टाइम पर ये जो प्राइमरी ओसाइट्स होता है, वन ऑफ द प्राइमरी ओसाइट्स स्टार्ट मैच्योरेटिंग, इनमें से कोई एक मैच्योर होना शुरू हो जाएगा। अब जब ये मैच्योर होगा तो इसमें कुछ इस तरह से एक ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होती है और उसके अंदर होता है ओवम। मैच्योर होने के 10 से 12 दिन बाद ये ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर कर जाती है और ओवरी से ये एग बाहर आ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ओव्यूलेशन। ठीक है, तो इससे ये बाहर आ जाएगा और जब ये बाहर आ जाता है तो फिर ये रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल एक स्पेशल एंडोक्राइन ग्लैंड, एक स्पेशल एंडोक्राइन ग्लैंड बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटिनम, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की सिक्रीशन करने के लिए। इट सिक्रीट द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटिनम एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इट सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय इट। समझ आया? समझ आया बेटा? यस सर। डू एवरीवन अंडरस्टूड? सबकी समझ आया कि नहीं समझ आया? बोलो मुझे जरा, सब बताओ। यस सर, आगे सर। जी सर। ओके, तो उसके बाद आगे क्या होता है हमारे पास, आगे समझते हैं जरा इसको। चलो, तो ओवरीज के बारे में पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ओवरीज क्या होती हैं और उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओवरीज, ठीक है, हम बोलेंगे दीज आर टू almond shaped glandular structure होते हैं which are placed in the pelvic cavity। ये भी सवाल आ जाता है कि pelvic cavity में होते हैं या abdominal cavity में होते हैं, ठीक है। on each side of the uterus, तो यूट्रस के दोनों तरफ होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि ये यूट्रस के दोनों तरफ होते हैं ओवरीज, और ठीक है, और आलमंड शेप होती है। और कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होती है? बोलो, पेल्विक कैविटी में। समझ आया? उसके बाद यस सर। अगला पॉइंट है कि जो ओवरीज होती हैं कंटेन करती हैं लार्ज नंबर ऑफ इमैच्योर सेल्स। ओवरीज कंटेन लार्ज नंबर ऑफ इमैच्योर सेल्स। उनमें इमैच्योर सेल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड प्राइमरी ओसाइट्स। उनको हम लोग प्राइमरी ओसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बोलो। वी कॉल देम प्राइमरी ओसाइट्स, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल भी इनको आप बोल सकते हो, प्राइमरी ओसाइट्स भी आप इनको बोल सकते हो। ओसाइट्स ये कहां कब से प्रेजेंट होती है गर्ल्स में? बताओ, बताइए कब से प्रेजेंट होती है प्राइमरी ओसाइट सेल्स? बोलिए। सिंस अ गर्ल, चाइल्डहुड। हाँ, सिंस चाइल्ड बर्थ हमेशा से प्रेजेंट होते हैं। क्या ये इनका नंबर मतलब क्या ये रीजनरेट करती है? नहीं, नो सर। इनका नंबर जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। अच्छा, कब से प्राइमरी ओसाइट का मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है? प्यूबर्टी के एज पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आफ्टर प्यूबर्टी के एज पर, एट ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, आफ्टर प्यूबर्टी एट ईच menstrual cycle, ठीक है, साइकिल, one of the primary oocytes क्या करता है? स्टार्ट मैच्योरेटिंग, ठीक है, begins to mature होना शुरू कर देगा, and develop to form a Graafian follicle, develop to form a Graafian follicle,
ग्राफियन फॉलिकल। समझ आया? समझ आया बेटा? अब Yes, sir. एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है, उसका डायमीटर लगभग 2.5 सेंटीमीटर तक होता है और उसके अंदर हैप्लॉइड ओवम होता है। तो ग्राफियन फॉलिकल कंटेन हैप्लॉइड ओवम। क्या होता है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर? ग्राफियन फॉलिकल कंटेन हैप्लॉइड ओवम। ठीक है, वो कब रिलीज होता है? वो मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होता है, यानी ऑन द 12 to 14th डे पर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो which is released from the ovary on the कब रिलीज करेगा? ऑन दी 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, 14 से 15th डे पर रिलीज हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। एंड और उसको हम लोग एंड कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन, कॉल्ड ओव्यूलेशन। एंड दिस इज कॉल्ड, दिस रिलीज ऑफ ओवम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? ओव्यूलेशन। समझ आया? समझ आया? ओव्यूलेशन पर सवाल आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। एक तो क्वेश्चन आएगा ओवरीज कहाँ पर प्रेजेंट होती है, 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा आएगा कि ग्राफियन फॉलिकल कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड बनाती है, या कॉर्पस ल्यूटिनम कौन से उससे बनता है। ठीक है, और ओवल्यूशन क्या है और ये कब होता है? तो ओवल्यूशन होता है रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, और वो जब मतलब कब होता है? इन द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम लोग 14th डे पर लगभग 14 से तब ये रिलीज हो जाता है। समझ आया? Yes, sir. ओके। आफ्टर ओवल्यूशन क्या होगा बोलो? आफ्टर ओवल्यूशन बोलो। रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है? बनाता है। ग्राफियन फॉलिकल क्या बनाता है बोलो? फॉर्म क्या बनाएगा बेटा? बोलो जल्दी से। फॉर्म Absolute. important endocrine gland। क्या नाम होता है उस ग्लैंड का? बोलो। कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम होता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, फॉर्म्स एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम विच सिक्रीट, क्या सिक्रीट करता है? कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? बोलो। विच सिक्रीट इंपॉर्टेंट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और ये हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी रिलेटेड चेंजेस के लिए। तो दिस हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है बेटा? 2 केसेस होते हैं ह्यूमन फीमेल्स में। हर मंथ एक एग रिलीज होता है। अगर वो एग रिलीज होने के बाद वो कहाँ चला जाएगा? इट विल रीचेस टू दी फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पर पहुंच जाएगा। एंड विल स्टार्ट वेटिंग फॉर द स्पर्म। मेल स्पर्म के लिए वो जो है उसके लिए वेट करता है। अगर ये इसके साथ फ्यूज कर जाएगा तो जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा एंड द प्रेगनेंसी विल स्टार्ट। अगर ये नहीं होता है इस केस में, तो ये एग वापस से इसके यूट्रस के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये एग रिलीज हो जाता है तो फिर से एक नया एग बनना शुरू होगा, फिर से एक अगले महीने के लिए फिर से एक एग बनना शुरू होगा। और ये हमारा जो उस वक्त प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड, जिसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटिनम बोल रहे हैं, ये डिसइंटीग्रेट कर जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब अगर if the pregnancy get started then this gland will continues, और फिर अगला ओवम ये नहीं बनेगा, मतलब अगला प्राइमरी ओसाइट बनना बंद हो जाएगा, मतलब ये रीजनरेट नहीं करेगा। और ये हम लोग अभी पढ़ेंगे कि अगर दोनों केसेस, अगर होता है तब और नहीं होता है तब। अगर हो जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि
उस कंडीशन में अब कोई प्राइमरी oocyte दोबारा से मैच्योर नहीं होगा, अब कोई प्राइमरी oocyte दोबारा से मैच्योर नहीं होगा, समझ आया। और जब तक पूरे प्रेगनेंसी पीरियड या पूरे गैस्टेशन पीरियड हम लोग उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में, तो पूरे गैस्टेशन पीरियड तक ये कोई प्राइमरी oocytes, कोई ओवुलेशन नहीं होगा, कोई नया एग नहीं आएगा, और ये जो कॉर्पस ल्यूटिनम है ये बहुत सा ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेटेड करेगा, और जितने भी प्रेगनेंसी रिलेटेड चेंजेस होंगे बॉडी के अंदर वो सब कुछ ये उसको हैंडल आउट करेगा, ठीक है। और अगर नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो फिर से ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, छोटा सा, ठीक है, ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, ये छोटा सा हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद नया एग बनेगा, फिर से ये साइकिल प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। समझ आया? समझ आया बेटा? सो अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि इफ, अगला पॉइंट इसी में, if there is no fertilization, if there is no fertilization, अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, तो कॉर्पस ल्यूटिनम डिसइंटीग्रेट कर जाएगा ऑन द 28th day of the menstrual cycle, ठीक है। देन कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट, या हम बोलेंगे डीजनरेट बोल सकते हो, ऑन 28th day of menstrual cycle, उसको भी पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा यूट्रस। यूट्रस क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, आगे उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक टॉपिक डालते हैं, बीच में लेते हैं, पहले लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में नॉर्मली हम बोलेंगे कि साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज हम बोलेंगे कि ह्यूमन फीमेल में एक मंथली डिस्चार्ज होता है ब्लड का, ठीक है, या सेल डेब्रिस या सेल वेस्ट, उसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक रेगुलर इंटरवल में, ठीक है। और ये कोई एक 3 या 4 या 5 दिन का नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी 28 डे एक लॉन्ग पीरियड साइकिल होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं अभी। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारे पास जनरली ये जो स्टार्ट होती है ह्यूमन फीमेल्स में जब प्यूबर्टी की एज आ जाती है तब से स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग बोलते हैं, या मैं लिख ही देता हूं, इन ह्यूमन फीमेल्स there is monthly in human female there is monthly discharge of blood and cell debris through vagina ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड menstruation। It's called menstruation, okay। It's the mens Got it? समझ आया? फिर से वही कर दिया। मैथ वाला में और इसमें थोड़ा सा फर्क होता है ना, स्पेलिंग में तो वही ज्यादा रहती है। समझ आया? अब पहली जो होती है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम जो बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ये स्टार्ट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेनू, ठीक है, मेन आर्क। क्या बोलते हैं? मेन आर्क।
और जो लास्ट होती है ये कब स्टार्ट होती है? एट द एंड ऑफ प्यूबर्टी पर, और ये स्टार्ट हो जाता है 10 to 13 ईयर्स की एज में, ठीक है, गर्ल्स के अंदर। और ठीक है, और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जब प्राइमरी ओसाइट्स पूरे खत्म हो जाएंगे एक तरह से ये, तो फिर उसके बाद कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, और ये जनरली 50 से 45 से 50 की एज में खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज, समझ आया? और ये होती है एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स की एज में, समझ आया? तो इससे भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, मार्क्स इंपॉर्टेंट है। और मैं पहले बता रहा हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का बहुत बार डायग्राम्स पूछा गया है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए हम लोग को डिटेल में पढ़ाना पड़ता है। हम लोग 100% पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका एक भी मार्क्स ना घटे, एंड यू आर गोइंग टू स्कोर 100% इन योर फाइनल एग्जाम्स। समझ आया? Yes, sir. ओके, तो चलो आगे चलते हैं। अब इसमें जो है ये जो स्टार्ट होता है इसमें, अब हम लोग इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसमें 3 स्टेप्स होते हैं मेनली, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। सर जी सर, अगर एक क्वेश्चन अगर आया 5 मार्क्स का, और अगर हमको उसमें से बस 3 पॉइंट पता हो, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफाइन करने के लिए, तो सर 3 पॉइंट वाला हम डायग्राम बनाए तो पूरे मार्क्स दे देंगे या फिर उसके भी काटेंगे? बेटा, जितना लिखोगे ना उतना करेक्ट लिखना बस। अब वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने उतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर सपोज कीजिए कि आपको कुछ भी नहीं लिख के आना है, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख के आ जाओ, जितना आता है उतना 100% सही लिखो, ठीक है। अगर 5 नंबर क्वेश्चन है, तुमने 3 पॉइंट दे दे, ठीक है, क्या पता तुम्हें पूरे 5 मिल जाए। लेकिन तुमने जबरदस्ती 5 पॉइंट करने हैं उसमें, और तुमने 2 पॉइंट लिखे गलत, तो पक्का 2 नंबर मिलेंगे, 2 या 3 मिलेंगे, ठीक है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप कोशिश ना करें जबरदस्ती मिस इन्फॉर्मेशन, अच्छे से रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए और अच्छे से करना आना चाहिए, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 28 डे लॉन्ग साइकिल होती है, 8 डे लॉन्ग साइकिल होती है, ठीक है। और इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से वो 3 स्टेप्स होते हैं जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारे पास, द फर्स्ट फेज इज नोन एज द ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज, ओके। अब इसमें क्या होता है कि जब ये जो यूट्रस था यहाँ पर, ठीक है, और ये अपने आप को जैसे फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर करता है, यानी पहले से प्रिपेयर करना शुरू करता है कि भाई यहाँ पर ओवम रिलीज होगा, ओवम रिलीज होने के बाद ये वेट करता है कि स्पर्म आकर के इसको फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज होने के बाद ये एक जायगोट बनेगा, और जायगोट बनने के बाद ये यहीं पर क्या करना शुरू करेगा, कुछ दिन तक यहीं पर, जब ये जायगोट बन जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तो कुछ दिन तक ये यहीं पर ही 4 से 5 दिन तक ये यहीं पर ही रिप्रोड्यूस करेगा, और फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन होगा तो ये हमारा ये यूट्रस है, और इस यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन के लिए ये प्रिपेयर करता है अपने आप को, और इम्प्लांटेशन के दौरान बहुत ज्यादा ये जो यूट्रस की जो वॉल है ये बहुत ज्यादा मस्क्यूलर हो जाती है, मस्क्यूलर वॉल हो जाएंगी, और बहुत ज्यादा सिक्रेटिव हो जाएंगी, ठीक है, बहुत ज्यादा सिक्रेटिव। और इसके अंदर बहुत ज्यादा म्यूकस की प्रोडक्शन होती है, बहुत ज्यादा हार्मोन सिक्रेट करता है, नई वॉल डेवलप करती है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से ये जो वॉल होती हैं यूट्रस की, ये क्या करती हैं, दे स्टार्ट डीजनरेटिंग और रैप्चर करना शुरू कर देंगे, रैप्चर होगी ये सारी ब्लड वेसल्स, ये जो जितनी भी वॉल थी जो इसने प्रिपेयर करी थी फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। लेकिन इम्प्लांटेशन तो जब होगा ना, जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर ये वॉल क्या करती हैं, रैप्चर करना शुरू कर देंगे। और ये जब वॉल रैप्चर करती हैं तो दीज वॉल्स की फॉर्म में जो ब्लड होगा, वॉल का जो म्यूकस था सिक्रेटिव इम्प्लांटेशन के लिए, वो सब कुछ जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है, सब कुछ बॉडी से बाहर आ जाता है थ्रू द विजाइना, एंड दैट इज कॉल्ड द ब्लीडिंग फेज। समझ आया? समझ आया?
हाँ या ना बोलो यार। जी सर बिल्कुल। यस सर। ओके, सो अगर मैं बात करता हूं कि ये कितने दिन होता है, इट स्टार्ट 4 to 5 days, इट अकर्स 4 से 5 days। और पहला दिन जो होता है वो, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन कौन सा होता है। कुछ इंसान समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन जो होता है वो होता है जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और उसके बाद से पहला दिन स्टार्ट होता है, जबकि पहला दिन जो स्टार्ट होता है वो फ्रॉम द फर्स्ट ब्लीडिंग फेज से स्टार्ट होता है। इसके रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस है, ब्लीडिंग फेज का से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। आपको डेज पता होने चाहिए कि पहला डेज, सेकंड डेज, प्रेगनेंसी रिलेटेड चेंजेस में भी इन डेज की जरूरत पड़ती है, कब ज्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, कब कम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्लीडिंग फेज जो होता है वो पहला दिन जो ब्लीडिंग होता है वो डे जो होता है दैट विल बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉट दी जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए तब। ठीक है, तो अभी हम बोलते हैं कि इट इन्वॉल्व्स द डिस्चार्ज ऑफ, क्या होता है ये, इट इन्वॉल्व्स द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड सेल डेब्रिस। सेल डेब्रिस का मतलब होता है कि जो सेल का वेस्ट है, डेब्रिस वर्ड इसमें यूज किया जाता है वेस्ट के लिए, सेल डेब्रिस थ्रू वेजाइना। ठीक है, और दिस फर्स्ट डे, हम बोलेंगे दिस is the first day of the menstrual cycle। समझ आया? समझ आया बेटा? यस यस सर। ये पहला दिन होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, इस फेज में क्या होता है? ठीक है, ध्यान समझना। जो ये प्लोरीफ्रेटिव फेज होता है इसके अंदर ये 5th डे से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आफ्टर द ब्लीडिंग फेज स्टॉप्स ये प्लोरीफ्रेटिव फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो बाय द 5th डे ब्लीडिंग स्टॉप्ड। ठीक है, एंड ओवरी start forming a fresh Graafian follicle। यानी कि अब क्या है, यहां पर जो हमारे पास ये प्रोलिफरेटिव फेज है, ब्लीडिंग फेज स्टॉप हुआ, उसके बाद अब फिर से ये जो प्राइमरी ओसाइट्स थे हमारे पास, ठीक है, दीज प्राइमरी ओसाइट्स ये फिर से क्या करना शुरू कर देगा, एक प्राइमरी ओसाइट स्टार्ट करेगा और मैच्योरेट होना शुरू करेगा। तो अब मुझे बताओ कि अगर ये 14वें दिन यानी 15th या 14th डे पर रिलीज होता है द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसको कितने दिन लगे एक प्राइमरी ओसाइट को रिलीज होने में? ये बताइए, एक प्राइमरी ओसाइट को रिलीज होने में कितने दिन लगे? बोलिए। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो बेटा, कितने दिन लगे? पता है कि ये 14वें दिन रिलीज होता है, तो 14th डे अगर ये रिलीज होता है तो फिर उसमें से मैं बोलूंगा कि 10 दिन बाद ये रिलीज हो जाएगा 14, क्योंकि 5 दिन तो उसमें चलेगा। अगर 15th डे हो रहा है तो इट विल टेक 9 to 10 days टू रिलीज। तो फर्स्ट ब्लीडिंग फेज के बाद 9 to 10 days कोई चांस नहीं होता है प्रेगनेंसी का, देयर इज नो, मतलब 90% ऑफ द चांसेस इज नॉट, मतलब नहीं है चांस, क्योंकि ओवुलेशन एग होगा ही नहीं, तो फिर प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल जीरो। समझ आया? गॉट इट? तो चलो आगे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम समझते हैं कि बाय द 5th डे ऑफ द ब्लीडिंग फेज स्टॉप हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर कर जाएगी। उसके बाद बाय द 5th डे ऑफ द ब्लीडिंग स्टॉप्स एंड फ्रेश ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होती है। और फिर ये फेज जब तक लाई करता है टिल ओवुलेशन तक। ठीक है,
ठीक है, यानी कि जब तक मीन वाइल उस तब तक जो यूट्रस की जो वॉल रैप्चर की थी वो रिपेयर होना शुरू हो जाती है, मतलब फिर से ठीक होना शुरू करती हैं। तो मीन वाइल द वॉल ऑफ यूट्रस अंडरगोज मेनी चेंजेस। वॉल ऑफ यूट्रस अंडरगोज मैनी चेंजेस। समझ आया? एंड ठीक है, फिर उसके बाद ये कब तक रहता है? ये रहता है टिल ओवुलेशन तक। ठीक है, start forming Galactian follicle. Meanwhile, this phase continues till ovulation. ओवुलेशन तक ये फेज कंटिन्यू रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज द सिक्रेटरी फेज। अब ओवुलेशन के बाद, ओवुलेशन हो चुका है, उसके बाद आता है सिक्रेटरी फेज। ये फेज, जो सिक्रेटरी फेज होता है वो फेज स्टार्ट होता है तो 14th to 28th डे। 28th डे is called secretory phase। और इसमें जो है, अब मैं बोलूंगा कि ये 14 से 28 तक secretory phase रहता है। अब क्या होगा कि अगर ओवुलेशन हो गया तो फिर से मैंने तुम्हें बोला था कि यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है। ये 10 से 12 दिन तक, तो जब तक ओवुलेशन नहीं होता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, उसके बाद ये 10 से 12 तक, यानी जब तक प्लोरीफ्रेटिव फेज चलता है तब तक ये अपने आप को रिपेयर करता है, ठीक करता है। जो उसकी वॉल रैप्चर्ड होती है वो सही हो जाती है, मतलब जो जख्म था वो फिर से भर जाता है। और फिर से ये अब 14th डे से लेकर के 28 डे तक फिर से दोबारा तैयार करता है अपने आप को इम्प्लांटेशन के लिए। तो इट स्टार्ट अगेन, जो यूट्रस हो जाता है फिर से मस्कुलर हो जाता है, फिर से सिक्रेटिव हो जाता है, प्रिपेयर करता है इम्प्लांटेशन के लिए, ये सारे काम ये करता है। तो इट इन्वॉल्व द सिक्रेशन ऑफ यूट्रस, मतलब सारा यूट्रस, मतलब यूट्रस की प्रिपरेशन को सारा इस वाले फेस में जाता है कि यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है अपना इसके लिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि सिक्रेटरी फेज, क्यों बोलते हैं इसको सिक्रेटरी फेज? एज इट इन्वॉल्व्स the excessive secretion of mucus, the excessive secretion of mucus की secretion करता है from the wall of यूट्रस की वॉल से। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये फेज हमेशा के लिए कंटिन्यू रहता है। ठीक है, जब तक के स्टिल पूरा गेस्टेशन पीरियड तक, मतलब पूरे उसमें। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो फिर ये 28 डे को फिर से खत्म हो जाएगा और फिर से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। समझ आया? Yes, sir. तो if the fertilization, ठीक है, if the fertilization do not occur, अगर नहीं होती है, ठीक है, सो द इनर वॉल फिर से अंडरगो कर जाएगी। देन द इनर वॉल ऑफ यूट्रस ऑन 28th डे degenerates, which start the bleeding phase। फिर से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। और अगर नहीं होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, डू नॉट ऑकर का है ये, अगर हो जाता है तो फिर ये पूरे गेस्टेशन पीरियड तक, फर्टिलाइजेशन मतलब पूरे गेस्टेशन पीरियड तक ये फेज, सिक्रेटरी फेज कंटिन्यू रहता है। तो if the fertilization occurs, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, then this phase continues till gestation period, ठीक है। और फिर कोई ब्लीडिंग फेस नहीं आता तब तक। ठीक है, पूरा गेस्टेशन पीरियड में कोई ब्लीडिंग फेस नहीं आएगा, बस ये पीरियड कंटिन्यू रहता है। और कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, मतलब ये दोबारा से रिपीट, साइकिल मतलब क्या होता है? रिपीट होना।
तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड तक कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, ठीक है। therefore therefore there is no menstruation भी बोल सकते हैं। और यही मार्क करती है वुमेन फीमेल से प्रेगनेंसी स्टार्ट होने का। अगर उनको ब्लीडिंग फेज स्टार्ट नहीं होता है तो फिर ये कर लिया जाता है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। समझ आया? गॉट इट एवरीवन? समझ आया बेटा? Yes, sir. ठीक है, चल उसके बाद बात करते हैं हम लोग, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में था। उसके बाद है यूट्रस। सो फैलोपियन उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में। यूट्रस क्या है? इट इज अ थक, ठीक। यहाँ तक ये बीच में टॉपिक लिया था मैंने समझाने के लिए, क्योंकि ये समझाना जरूरी था बीच में। उसके बाद हम लोग वापस से ह्यूमन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, जो जिसमें हम लोगों ने ओवरीज पढ़ ली है। उसमें ओवरीज होती है, फैलोपियन ट्यूब्स है तुम्हारा, ठीक है। और मेनली यही, और यूट्रस, ये तीन चीजें पढ़ेंगे हम लोग, बाकी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट इज थिक मस्क्यूलर पियर शेप। पियर होता है जैसे नाशपाती होती है, पियर शेप्ड ऑर्गन। पियर एक फ्रूट होता है, श्योर, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट या सिचुएटेड या लोकेटेड इन दी पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन में होता है, ठीक है। और वॉल जो होती है, इसकी दो वॉल होती है। अंदर की वॉल को हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम, सॉरी बाहर की वॉल को हम लोग बोलते हैं, जो मस्कुलर वॉल जो होती है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, और अंदर की वॉल को हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। जो इसकी आउटर वॉल होती है, आउटर वॉल, उसको हम लोग बोलते हैं यूट्रस की, दैट इज कॉल्ड दी मायोमेट्रियम। और जो इनर वॉल होती है, इनर वॉल इज कॉल्ड एंडो तो पता ही है, अंदर की चीज को हम लोग एंडो बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। समझ आया बेटा? गॉट इट? उसके बाद यूट्रस कम्युनिकेट करता है ब्लो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यूट्रस कम्युनिकेट ब्लो with vagina through a neck like structure, structure called cervix. ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ बनाया था मैंने? तो यहाँ पर जो होता है एक, अगर मैं यहाँ पर इसको बना ही दूं ढंग से, तो ये कुछ इस तरह से है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद ये जो इनर वॉल होती है, यहाँ से ये यूट्रस है, दिस इज द यूट्रस। और उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरह से, ये कुछ ऐसे, ठीक है, इनर वॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ से ये ऐसे, दिस पॉड इज कॉल्ड दी वेजाइना, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द सर्विक्स, एंड दैट इज कॉल्ड द सर्विक्स। समझ आया? तो सीरीज भी याद रखने हैं, कई बार ऑर्डर में पूछ लेगा आपसे रीअरेंज करके। तो यूट्रस पहले पूछेगा, ओवरी के बाद फैलोपियन ट्यूब के बाद यूट्रस के बाद सर्विक्स। कई बार सर्विक्स में और वेजाइना में, वो सॉरी सर्विक्स और यूट्रस और वेजाइना के उसमें डिसऑर्डर हो जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सर्विक्स के बाद आता है वेजाइना, अगर उधर की तरफ से आ रहे हो तो यूट्रस की तरफ से। समझ आया? Yes, sir. ओके। उसके बाद
फंक्शन क्या होता है यूट्रस का, इज टू कैरी आउट द जो भी डेवलपमेंटल है, तो क्योंकि इम्प्लांटेशन यहीं पर होता है, ठीक है, तो इम्प्लांटेशन होता है तो इसका फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यही है कि तो यूट्रस जो होता है वो हम बोलेंगे मेन फंक्शन जो होता है, मेन फंक्शन ऑफ यूट्रस is to carry out the developmental of a mental डेवलपमेंट ही लिख दो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट होता है, सॉरी ट्रांसप्लांट तो नहीं, इम्प्लांट होते हैं, इम्प्लांट होता है तो उसको हम लोग, वो कहाँ पे डेवलप होता है, यूट्रस में। उसके बाद नेक्स्ट आता है फैलोपियन ट्यूब्स, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब जिसको हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है और जिसका अपर पार्ट जो होता है वो यूट्रस से कनेक्टेड रहता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो किससे, ओवरी से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन होता है कि यहीं पर इट इज अ साइट, ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, और लगभग जो दोनों तरफ होती है, और इसका एक एंड यूट्रस से कनेक्टेड रहता है, दूसरा एंड एक एंड जो होगा वो वन एंड यूट्रस से, और दूसरा एंड अदर एंड जो है वो किससे कनेक्टेड रहता है, इट इज कनेक्टेड विद द ओवेरी, ओवेरी से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज दी, अच्छा ये जो है एक स्पेशल तरह का ओवरी, यो मतलब अगर मैं इसको बनाता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, तो ऐसे ही इसमें ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो ओवरी से इसको कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला, ये जो लार्ज वाइडर हो जाता है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड दी एम्पुला। और ये जो उंगली सी मतलब होती है, या मैं इसको थोड़ा सा पीछे बना देता हूँ, ये होता है, यहाँ से ये वाइड हो जाता है थोड़ा, और दैट इज कॉल्ड दी एम्पुला। और ये जो इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं दैट इज कॉल्ड दी फ्रेम्ब्रे, ठीक है। समझ आया? उसके बाद फंक्शन क्या होता है, 100 बार से ज्यादा, हजारों बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, फंक्शन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की साइट होती है, यहीं पर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं। याद रखना यूट्रस में इम्प्लांटेशन, यूट्रस में नहीं होता है फर्टिलाइजेशन, जो होती है वो किस में होती है बेटा, समझ आया? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या पूछ सकता है आपसे, तो इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इसको पता होना चाहिए। समझ आया? यस सर। कोई डाउट इसमें? नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ सर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का आपने नेम क्या बताया था? ये लिखा हुआ है फिम्ब्रे, ठीक ओके है। सर। सो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। उसके बाद आता है उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, जिससे पूछा जाता है दैट इज ओवम। ओवम इज अ फीमेल गैमेट, जैसे स्पर्म था ऐसे ह्यूमन का फीमेल गैमेट होता है, जिसको मैं कुछ इस तरह से
इस तरह से फीमेल गैमेट होता है। और ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, दिस इज कॉल्ड दी हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, और इस हैप्लॉइड न्यूक्लियस में ये दैट इज कॉल्ड दी ओवम, ये कुछ इस तरह से ओवम होता है। ओके, अब ये जो ओवम होता है ये